सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। हमारी जो छठी क्लास से 12वीं क्लास तक जो एनसीईआरटी की सीरीज चली हुई है, आज उसका हम चौथा जो पार्ट है वो करेंगे। ये जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं डीएसएसबी, एचएससी, सीईटी, दिल्ली पुलिस और सीटेट आदि परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं और आरटेट में भी यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। इसको अच्छी प्रकार से अंत तक देखें और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, बच्चों को इसको शेयर करें। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, देखते हैं। मरुस्थल, ताल और वन। देखो, मरुस्थल एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है और वन भी प्राकृतिक होते हैं, लेकिन ताल जो होता है, ताल प्राकृतिक पारितंत्र नहीं होता। ताल जो होते हैं मनुष्य अपने हाथों से कृत्रिम रूप से बनाता है, ईंटों से बनाता है या कच्चा ताल बनाता है, जिसको आप तालाब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ताल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? तो स्थान, धर्म और समुदाय। धर्म जो है ये मानव ने बनाया है, कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म है, कोई सिख धर्म है, और समुदाय ये भी मानव के बनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सथल। सथल जो है वो मानव ने नहीं बनाया है, वो एक कौन सा पर्यावरण का अंग है, घटक है? वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सथल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित जो मानव ने बनाया है, पहाड़। पहला ऑप्शन है पहाड़, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा है सड़क। तो जो पहाड़ हैं ये मानव ने नहीं बनाए हैं और समुद्र हैं ये भी मानव ने नहीं बनाए हैं। सड़क जो हैं ये मानव ने बनाई हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सड़क। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पर्यावरण के लिए इनमें से कौन सा खतरा है? पादप, जनसंख्या वृद्धि, फसल। देखो, पेड़ पौधे होते हैं पादप, ये किसी पर्यावरण के लिए खतरा नहीं होते। पेड़ पौधे से तो हमें हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे सुंदरता को बढ़ाते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और तीसरा फसल। पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या जो बढ़ रही है ये पर्यावरण के लिए खतरा है। जनसंख्या यदि बढ़ेगी तो हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न स्तंभों को मिलान कीजिए। हमने इनमें क्या करना है? मिलान करना है, एक दूसरे का आमने सामने का हमने मिलान करना है। जैवमंडल क्या होता है? एक संकीर्ण क्षेत्र होता है जो सतल जल और वायु का पारस्परिक जहाँ पर मिल जाते हैं। ये सतल है, ये जल है और ये वायु है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ मिल जाएंगे उनके बीच का एक संकीर्ण क्षेत्र सा होता है, एक छोटा क्षेत्र होता है, उसको जैवमंडल कहते हैं। जो इसका मिलान होगा ये इससे इसका मिलान हो जाएगा, 5वें नंबर से इसका मिलान हो जाएगा। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सतल जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जहाँ सतल मिल जाएगा, जहाँ पर जल मिल जाएगा और जहाँ पर वायु मिल जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? जैवमंडल कहते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा जैवमंडल का 5वें ऑप्शन के साथ। फिर कहता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल एक संकीर्ण परत है जो हमारे चारों तरफ क्या है? घेरे हुए है, एक वायु का आवरण है, उसको क्या बोलेंगे आप? वायुमंडल कहते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा एक के साथ। पृथ्वी को घेरे हुई वायु के चादर को वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल। जलमंडल का मिलान करेंगे हम। जलमंडल जलीय क्षेत्र होता है, एक विशाल जलीय क्षेत्र जहाँ जल ही जल होता है, उसको जलमंडल कहते हैं। जो महासागर हैं ये जलमंडल का भाग हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, ये सब क्या हैं? जलमंडल का भाग हैं। हाँ, अगला ऑप्शन देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का क्षेत्र है। ये हमारी पृथ्वी है और इसके आसपास जो भी चीज़, जो क्षेत्र है, जो भी अंग हैं, जो भी तत्व हैं वो पर्यावरण के तत्व हैं, पर्यावरण के अंग हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा। हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? पर्यावरण। आप जहाँ भी हैं और आसपास को आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा, हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। अब दूसरा जो लेसन है वो हमारी पृथ्वी के अंदर है, वो मुख्य रूप से 3 परतों में बनी हुई है। हमारी पृथ्वी है ये और इसके अंदर 3 मुख्य परतें हैं। पहली जो है संकीर्ण परत है वो परपट्टी होती है और जो सियाल की इसमें स्थित है। सियाल इसमें हल्के पदार्थ होते हैं
हैं। दूसरी मेंटल है, ये जो इसके सियाल के परपट्टी के नीचे है मेंटल, और तीसरी करोड़ है। तो इस प्रकार पृथ्वी की 3 परतें हैं। ध्यान रखना है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं? मुख्य रूप से 3 परतें हैं, परपट्टी, मेंटल और करोड़, ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि द्रविड़ मैग्मा से बने शैल क्या कहलाती हैं? ऑप्शन देखते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो द्रविड़ जो मैग्मा होता है उससे बनी शैलें आग्नेय शैलें होती हैं। ये लावा से बनी हुई शैलें होती हैं, इनको आग्नेय शैल कहते हैं। ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है, इसमें 3 परतें हैं। सबसे भीतरी परत देखना, कहता है परपट्टी, नहीं, परपट्टी तो सबसे ऊपर वाली परत होती है। मेटल, नहीं, मेटल दूसरी परत होती है मेंटल, दूसरी मेंटल परत होती है। तीसरी होती है करोड़। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी आएगी? करोड़ होती है, जिसको आंतरिक अभ्यंतर बोलते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की परत होती है। अगला प्रश्न कहता है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सेल, दूसरा ऑप्शन है खनिज और तीसरा जीवाश्म। देखो, सेल जो होती हैं अवसादी सेलें, आग्नेय सेलें और रूपांतरित सेलें, तो ये इसका ऑप्शन नहीं आएगा। अगला कहता है, अगला देखते हैं खनिज और फिर जीवाश्म। जीवाश्म यदि आता कोयला और पेट्रोलियम के इसके उदाहरण है तो उसका उत्तर आ जाता जीवाश्म, लेकिन यहाँ पर तो सोना भी साथ दे रखा है। सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं? तो खनिजों के उदाहरण हैं। ये तीनों ही चीज़ खनिज हैं जो धरती के नीचे से खोद कर निकाली जाती हैं, उनको खनिज कहते हैं। तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला क्या है भाई? खनिज है। इसका अगला प्रश्न है, सेल जिनमें जीवाश्म होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है, ये आरटेट में प्रश्न आया हुआ था। अवसादी सेलें, कायांतरित सेलें, आग्नेय सेलें। देखो, अवसादी सेलें जो वो सेलें होती हैं जिनमें जीवों के अंश पाए जाते हैं, राइट आंसर आ जाएगा अवसादी सेलें। कायांतरित सेलें, अवसादी सेलें या आग्नेय सेलों का रूप बदल जाने से जो सेल बनती हैं उसको कायांतरित सेल बोलते हैं, और आग्नेय जो लावा से बनी सेलें होती हैं उसे आग्नेय सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी सेलें होती हैं, इनको परतदार सेलें बोलते हैं भाई। इनको परतदार, ये लेयर में मिलती हैं, परतों में पाई जाती हैं, जिस कारण इनको परतदार सेल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? कि पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो परत है वो बहुत पतली संकीर्ण परत है, जिसको भूपर्पट्टी कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, परपट्टी, मेटल, करोड़। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा परपट्टी। जो परपट्टी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे पतली परत है, जो महासागरों में बहुत 5 किलोमीटर मोटी है, जबकि महाद्वीपों पर ये लगभग 35 से 100 किलोमीटर तक मोटाई इसकी पाई जाती है परपट्टी की। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलान कीजिए। जो निम्नलिखित स्तंभ है उनका मिलान करना है हमने। करोड़, करोड़ जो क्या होती है? करोड़ देखते हैं, करोड़ होती है हमारी जो सबसे भीतरी परत होती है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को करोड़ कहा जाता है। ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन है इसमें, कहता है खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है जिसको खनिज कहा जाता है। अगला मिलान करना है कि सेल किसे, सेल के लिए सड़क और इमारत बनाने के उपयोग में आती हैं सेलें। सेलें क्या मिलान करना आ जाए तो इनमें सही उचित जो आएगा सेल के लिए मिलान, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए काम आती हैं। सेल जो चट्टानें होती हैं, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, उनसे सड़क और भवन बनाए जाते हैं, तो इसका मिलान हो जाएगा सड़क और इमारत के साथ, इसका सेल का मिलान हो जाएगा। चिकनी मिट्टी जो होती है उसका मिलान सही क्या होता है? चिकनी जो मिट्टी होती है वो बाद में लास्ट में किस में बदल जाती है? सलेट में बदल जाती है। तो चिकनी मिट्टी का मिलान आ जाएगा सलेट में बदलना। चिकनी जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे रूप बदल करके एक सलेट बन जाती है, तो इसका मिलान आ जाएगा चिकनी मिट्टी का सलेट में बदलना हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, सियाल। सियाल क्या है? पृथ्वी देखते हैं, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम Si+Al से बनी हुई सियाल है। मैंने आपको बताया कि सियाल 2 शब्दों के बने से, सिलिका और एल्युमिनियम Si+Al। तो सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, तो सियाल का मिलान आ जाएगा तीसरे ऑप्शन के साथ, सिलिका एवं एल्युमिनियम। तो ये इस तरह आपने मिलान करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? जो समुद्री लहरें उठती हैं उनसे क्या विशेष नहीं बन पाता? देखते हैं, सेल, किनारा और समुद्री गुफा। देखो, समुद्री जो तरंगें होती हैं वो किनारे का निर्माण कर देती हैं और समुद्री गुफा का भी निर्माण करती हैं। जो समुद्री लहरें होती हैं समुद्र के किनारे गुफाएं बन जाती हैं, उनका भी निर्माण करती हैं। तो सेल जो होती हैं, सेल समुद्री से निर्मित नहीं होती हैं, तो विशेषता नहीं होती समुद्री तरंगों की सेल की है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेल।
अगला प्रश्न देखते हैं कि हिम नदी की विशेषता है। मुख्य विशेषता क्या है हिम नदी की? बाढ़ का मैदान नहीं, बाढ़ का मैदान तो एक नदी बनाती है, जो जल वाली नदी होती है वो बाढ़ का मैदान बनाती है। पुलिन जो होते हैं, पुलिन क्या बनाते हैं? समुद्री लहरें बनाती हैं, समुद्र के किनारे पुलिन का निर्माण करते हैं। हिमोड, जो हिमोड होते हैं, ये इसका राइट आंसर होता है। पर्वत के ऊपर जब हिम नदी जब बहती है और बहती है हिम नदी नीचे की ओर आती है, तो जब उसका जल में बदल जाना उस हिम नदी का, तो यहाँ पर जो उसके साथ लाए गए अवसाद होते हैं वो जम जाते हैं, जिससे हिमोड का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है, हिम नदी की विशेषता होती है हिमोड का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हिमोड। पुलिन नहीं आएगा, बाढ़ का मैदान नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना घटती है? ज्वालामुखी, बलन और बाढ़ का मैदान। देखो, बलन जो होता है वो धीरे धीरे बल पड़ता है, ये भी आकस्मिक नहीं है। बाढ़ का मैदान भी वर्षा होती है और धीरे धीरे बाढ़ आ जाती है, ये भी नहीं हो सकता। तो आकस्मिक जो घटना होती है वो ज्वालामुखी की होती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है धरातल से नीचे से ऊपर, तो धरातल हमारी जो धरती है उसमें क्या होता है? विस्फोट होता है और लावा बाहर आ जाता है। तो एक आकस्मिक अचानक होने वाली घटना होती है ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ज्वालामुखी। यदि इसमें ज्वालामुखी और भूकंप दोनों दे रखे हो तो दोनों सही आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनता है ज्वालामुखी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रक शैल पाई जाती हैं। छत्रक जो छाते जैसी शैलें होती हैं, ये शैलें ऐसी शैलें हो जाती हैं, छाते जैसी आकृति बन जाती है। ये कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन कहता है रेगिस्तानों में, नदी घाटियों में, हिमनद में। तो जो छत्रक शैलें होती हैं वो रेगिस्तान में बन जाती हैं भाई, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आ जाएगा रेगिस्तान। जब रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो वो हवा जो किसी चट्टान को नीचे से अधिक काट देती है, क्योंकि नीचे मोटे कण होते हैं वो रेगमार का काम करते हैं और नीचे से चट्टान कट जाती है और इस प्रकार छाते जैसी आकृति बन जाती है। एक छाते जैसी जब आकृति बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? छत्रक शैल कहते हैं। इसको गारा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है अपने। चाप झील यहाँ पाई जाती है। जो चाप झीलें होती हैं जिसको गोखुर झीलें बोलते हैं, मुख्य रूप से ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ये कहता है कि हिमनद वाले क्षेत्र में पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती है, रेगिस्तान में नहीं पाई जाती। रेगिस्तान में तो सतूप पाए जाते हैं, छत्रक शैल पाई जाती हैं। नदी घाटी और हिमनदी वाले क्षेत्र में नहीं पाई जाती चाप झीलें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नदी घाटी। जब नदी ऐसे घूमती है, ऐसे चलती है सांप की भांति, तो यहाँ पर जो मोड़ आ जाते हैं, यहाँ पर जल जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और यहाँ जो कई बार नदी सीधी हो जाती है और ये जो क्षेत्र था जल का ये अलग हो जाता है इस मुख्य नदी से, तो यहाँ एक झील बन जाती है जिसको चाप झील कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न स्तंभों को मिलान कीजिए। मिलान करना है हिमनद जो होती है, जो हिम नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं उसके साथ क्या मिलान आएगा? हिमनद होती है बर्फ़ की नदी, जो पहाड़ों के ऊपर जो नदियाँ बहती हैं बर्फ़ की, उनको हिमनद कहा जाता है। विसर्प, जब समुद्र के से मिलने से पहले नदी सांप की भांति टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाती है तो उसको विसर्प कहते हैं। तो इसमें आएगा विसर्प कौन बनाती हैं? नदियाँ बनाती हैं। देखो, हिमनद आएगा, हिमनद आ जाएगा आपका बर्फ़ की नदी, और विसर्प नदियाँ बनाती हैं भाई। पुलिन क्या होते हैं? समुद्र के किनारे पर एक अच्छा रेतीला एक जमाव हो जाता है, बारीक बारीक बजरी का जमाव हो जाता है जिसको पुलिन कहते हैं। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे गोवा में पुलिन है, मुंबई में पुलिन है, ऐसे पश्चिमी तट के साथ साथ काफ़ी पुलिन है जहाँ पर लोग पर्यटक, जहाँ लोग घूमने जाते हैं वो पुलिन होते हैं। समुद्र के किनारे बजरी से बने हुए क्षेत्र को, समतल भूमि को वो पुलिन कहते हैं। तो पुलिन कहाँ बनते हैं? उसका मिलान समुद्र के तट पर आ जाएगा। पुलिन कहाँ बनते हैं बच्चों? समुद्र के तट पर है। बालू का टिब्बा कहाँ बनता है? रेगिस्तान में बनता है, रेत से बनता है बालू का टिब्बा। जलप्रपात, जब नदी मार्ग में ऊपर से नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जलप्रपात वहाँ बनता है जहाँ पर कठोर चट्टानें होती हैं। जहाँ कठोर चट्टानें होंगी वहाँ पर जलप्रपात बनता है। जैसे ये पानी ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है, यहाँ कठोर चट्टानें थी, ये क्या थी? कठोर चट्टानें, और यहाँ नीचे पानी गिरता है, तो इस प्रकार जलप्रपात। आपने कोई 2 जलप्रपात कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ये इस प्रकार हमारा ये मिलान हो जाएगा इनका। हिमनद जो है वो बर्फ़ की नदी होती है, विसर्प नदियाँ बनाती हैं, पुलिन समुद्री तट के किनारे पाए जाते हैं, बालू का जो टिब्बा होता है वो रेगिस्तान मरुस्थल में पाया जाता है, जलप्रपात नदी कठोर जब चट्टानें होती हैं उनके ऊपर बनाती है, और भूकंप होता है, पृथ्वी का कंपन करना भूकंप कहलाता है। तो इस प्रकार हमारा ये मिलान हो गया। आपने जो NCERT की जो
चौथा जो पार्ट देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, यदि अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।